चलिए, मंगलवार की सुबह, शुभ मंगलवार, आप सबका दिन मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि लौट आए, इस कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और कल का सेशन पहले आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन था कल, जब भारतीय बाजार अच्छे खासे दबाव में थे। और दबाव ऐसा, अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले की बात, गुरुवार के दिन हमने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 25,078 के लेवल्स छुए थे और कल 24,000 के नीचे 25,000 प्लस के लेवल छुए थे। 2 ट्रेडिंग सेशंस में 24,000 के नीचे के स्तर भी कल हमने देख डाले। इस तरह का पेन क्रीप इन हुआ और इस प्रोसेस में वो बजट डे के जो लोज बनाए थे 24,074 के, उसको भी हमने कल वायलेट करा, उसके भी नीचे स्लिप होते हुए नजर आया। और फिर उसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि इलेक्शन काउंटिंग डे के लोज अब इंपॉर्टेंट जोन्स हैं 21,281 के, पर फिंगर्स क्रॉस्ड उसको टेस्ट करने की नौबत ना आए तो ही अच्छा है। पर कल एक दिन में निवेशकों का 15 लाख करोड़ स्वाह हो गया। और कल वो दिन था, बहुत दिनों बाद किसी ने आपसे आके पूछा नहीं कि आज की गिरावट में क्या लेना है। तो कल समीकरण वाकई बिगड़े हुए थे। हाँ, यह बात सच है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन जब पेन आया था, ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में हम कम गिरे, चाहे वो फ्राइडे का 1.25% का निफ्टी का दबाव हो या उसके ऊपर कल सोमवार का 0.25% का प्रेशर हो। वजह शायद कि जो फूफा की बेरुखी थी उसका चिचा ने बढ़िया जवाब दिया, यानी कि एफआईआईज डीआईएस। जब एफआईआईज बिकवाली कर रहे थे, ब्यूटीफुली डीआईएस ने मैच करा। हाँ, टेक्निकली सेटअप बिगड़ा हुआ था वो अपनी जगह, पर ये बड़ा रीजन था जब हम ग्लोबल पीयर्स कोई डबल डिजिट फॉल्स दिखा रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6% गिरे हुए थे और दोनों दिन इस तरह के समीकरण थे, उसके सामने क्यों हम थमे थमे से नजर आए। रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर गए वो इसीलिए क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग को डीआईएस ने मैच किया। खैर, अब आज के संकेतों पे आते हैं। मंगल का दिन मंगल शुरुआत करेगा, इस तरह के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। हम 1% उछल कर शुरुआत करेंगे। 200, 225, 250 पॉइंट शायद हरे निशान के साथ शुरुआत हो और उसके पीछे वजह है, कल यूएस में जरूर थर्ड स्ट्रेट दिन था जब प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। पहले यूएस के मार्केट दिखाता हूं। कल शाम तक के समीकरण वाकई बिगड़े हुए थे। ये 2 दिन की गिरावट दिखा दी डायरेक्टर साहब ने। कल के यूएस के मार्केट्स का प्रिंट दिखाइएगा, 2.5% से लेकर 3.5% कल फिर यूएस के बेंचमार्क स्पेन में थे। और वहां पे इंटरडे डाउ का चार्ट भी दिखा दूंगा, तो भी कोई रिकवरी ऐसा कुछ दिन भर नहीं थी। प्रेशर के साथ ही शुरुआत हुई, दबाव के साथ ही वहां के बाजार बंद हुए। और ये दबाव ऐसा था कि यूएस में पिछले 3 दिनों में डाउ 5.25% और नैस्डैक 8% करेक्ट हो गया, मतलब क्लोजिंग बेसिस से। इंटरडे में तो 10% का करेक्शन और करेक्शन टेरिटरी में चला ही गया था। पर आज सुबह के समीकरण अब दिखाता हूं, और उसके पीछे शायद यूएस के फ्यूचर्स एक वजह है। यूएस के फ्यूचर्स अब दिखा रहे हैं थोड़ा सा साइंस ऑफ स्टेबिलिटी 3 दिनों की तगड़ी पिटाई के बाद। तीनों बेंचमार्क्स आधे से 1.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया, वो जापान, वो ताइवान, वो सारे के सारे मार्केट्स, कॉस्पी, वो सब बाउंस बैक कर रहे हैं। तो अब निक्केई खैर गिरा इतना है कि 9% बाउंस बैक बनता भी है। बहुत तगड़े प्रेशर से निक्केई है वो भरता हुआ, और बाकी एशियन मार्केट जो पिटे थे सब थोड़ा बहुत रिकवरी कमबैक दिखाते हुए। और ये वजह है कि शायद आज हमें भी एक रिलीफ गिफ्ट निफ्टी के तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन कल और आज के बीच में वाकई कोई समीकरण बदले हैं या ऊपर से कोई चीज फेंक दो तो थोड़ा बहुत तो उछली जाती है वापस। ये डेड कैट बाउंस अंग्रेज कहते हैं उसको, ये वो तो नहीं है। ये है क्या मामला? ग्लोबली सारी पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे, और 1 टिप अगर आउट होगा तो आउट, मतलब अगर बॉल गिरी 1 टिप के हाथ पकड़ ली तो आउट है। आउट है कि नहीं ये डिफाइन करेंगे वीरू। इस बाउंस बैक को कैसे प्ले करना है, क्या नियम है, क्या डेटा कह रहा है, समझ लेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। और हर्षदा बताएंगी भाई कई सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, खबरें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको तो अपनी हो जाएगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल की पूरी तैयारी। नीरज जी, कल कहने के लिए खैर वापस 24,000 के ऊपर बंद तो हो गया, लेकिन कुछ नॉइजेस थी।
वो जापान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे हम बीओजे से बात करेंगे, अपनी फाइनेंशियल कमेटी से बात करेंगे, ऐसा न्यूज़ एजेंसीज, और कुछ कह रहे थे फेड भी फायर फाइटिंग मोड में आ सकता है, कुछ फैसला ले सकता है। कुछ हुआ तो नहीं ओवरनाइट, या मैंने नहीं देखा। तो ये वो कह रहा है ग्लोबली थोड़ी तस्वीर सुधी सुधी सी क्यों दिख रही है? देखिए ये सब खबरें चल रही थी कि बैंक ऑफ जापान में भी बातचीत हो रही है, फेड की भी इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी, ये खबरें ही चलती रहीं, कुछ हुआ नहीं, कहीं से हुआ नहीं। बहाना दे सकते हैं आप इसको, लॉजिक फिट कर सकते हैं कि आज फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं, कि कह रहे हैं लोग कि अगले हफ्ते इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है फेड की, तो उसमें रेट कट भी हो सकता है, क्योंकि ये कहे मतलब कौन रहा है? ये ना ऑफिशियली कुछ आया है? ना कोई ऑफिशियल, इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि नहीं छापा? नहीं, तो मतलब अभी मीडिया कह रहे इसमें एक मतलब सहारा लेने पर ये के मीडिया मतलब बड़े बड़े मार्केट वेटरन्स भी सारे ग्लोबल, वो भी इसी तरफ बढ़ ग्लोबल गए। वेटरन्स, ग्लोबल बड़े अखबार भी लिख रहे हैं, ब्लॉगर्स भी लिख रहे हैं। एक और सहारा से मिलता है, शिकागो के जो फेड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात कही कि फेड को ये कॉग्निजेंट लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब लोगों को देखो, मैं जो कह रहा हूँ यही ये भी कह रहे हैं, तो उस धारणा को बल मिलता है कि शायद अगले हफ्ते बैठक हो सकती, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है। इससे पहले 2 बार बैठकें हुई हैं 92 के आसपास मेरे ख्याल में, जो एलन ग्रीनस्पैन ने की थी इमरजेंसी बैठक, तो ऐसा नहीं कि नहीं हुई, कभी हो सकती हैं। तो एक बहाना ये हो सकता है, दूसरा वो मतलब इमरजेंसी फेड ने भी फैसले लिए हुए हैं आउट ऑफ शेड्यूल, 2 बार आउट ऑफ शेड्यूल। दूसरा, कल वहाँ पे सर्विस पीएमआई का नंबर आया है, सर्विस पीएमआई का नंबर अच्छा आया है, 51 आया है, जो 51.4 आया है, 51 का एक्सपेक्टेशंस था। तो आप एक बहाना उसको भी दे सकते हैं कि साहब थोड़ा सा बेटर हुआ है, सब कुछ बिगड़ा सब कुछ बिगड़ा था। तो लॉजिक फिट करने के लिए हो सकता है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ कि ये रीजंस थे कल की जो अभी इस समय फ्यूचर्स की रिकवरी दिख रही। क्यों रिकवरी हुई? अभी आपने कहा 15 लाख करोड़ रुपए हम लोगों का उड़ गया है। कल अमेरिका में उड़ा कितना पता है आपको? 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। ट्रिलियन 1.4, वी हैड 15। अच्छा, और पिछले 3 हफ्तों में ग्लोबल मार्केट का 6.4 ट्रिलियन डॉलर्स उड़ गया है। तो आप तो 15 लाख में अभी अटके हैं, रुपए में या डॉलर में। बोला अपने लिए बूंद बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल भी एक्चुअली ये सब खबरों के बावजूद फ्यूचर्स की हम लोग बात करें, कल भी ज़बरदस्त बिकवाली हुई, 3% गिरे हैं, S&P, नैस्डैक, सब धुआंधार पिटाई हुई है। 1.5% और गिर जाएगा तो S&P भी करेक्शन मोड में चला जाएगा। 8.5% गिर चुका है वो 16 जुलाई के अपने हाई से। तो कल कोई राहत नहीं थी, राहत सिर्फ ये टेक्निकल वाले कह सकते हैं कि देखो डे लो पे नहीं बंद हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, तो आपका भी 600 पॉइंट गिरा था, डे लो नहीं था। ये सब लॉजिक वहाँ पे लग सकते हैं। विक्स वहाँ पे 65% ऊपर गया, 38 के ऊपर US का विक्स चल रहा है, जो कि हिस्ट्री में दूसरी तीसरी बार इतना ऊपर गया है। तो मतलब फैक्चुअली कोई राहत नहीं है। नैरेटिव और सेंटिमेंट में आप कह सकते हो कि ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं, इसलिए हो सकता है भाई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि इमरजेंसी मीटिंग हो ही जाए तो कुछ हो जाए, लेकिन अदरवाइज कोई राहत है नहीं। और जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हैं उसमें पिटाई हुई कल खबरों के बाद, फिर एप्पल की पिटाई हुई, कल वो भी 5% गिरा। और एनवीडिया जैसे शेयर्स में तो लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत गिरावट आनी बाकी है, क्योंकि वो 11,000% चला अपने बॉटम से। इस तरह के रिटर्न्स उसमें पैसे लोगों ने बनाए हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ मैं। 80 बिलियन डॉलर की बिकवाली हुई है कमोडिटीज़ में ETF की ओर से पिछले 1 महीने के अंदर। लेटेस्ट फिगर दिख रहा है कि लोग बहुत बेच रहे हैं माल। तो कल के कल उन्होंने 80 करोड़ और निकाल लिए। तो बहुत पैसा मार्केट से निकल रहा है, कमोडिटीज़ से भी निकल रहा है। वो अब राहत की सांस है, आज थोड़ा सा फ्यूचर ऊपर है, बाकी ऐसा कुछ कितना टिकाऊ, उस पर बहुत बड़ा सवाल मतलब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेल ऑन राइज वाला होगा, या आपको एक एग्जिट दे रहा है, ऐसा एग्जिट दे रहा है। जो लोग अफसोस कर रहे थे यार कल निकल जाते, आज निकल लो। तो देखते हैं भी क्या होता है। चीज़ें ओपन है, लेकिन कोई फैक्चुअली कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अभी। ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, मंगलवार है, मंगलवार ये है। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी ऐसी कंफर्ट दिखाएगी। बॉन्ड यील्ड यूएस की थोड़ा सा पहले तो एकदम से सेफ्टी की तरफ भागे थे सब, यील्ड्स क्रैश कर गई थी, थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप हुआ। कच्चा तेल चढ़ना अच्छा है भाई साहब इस समय, है ना? तो चढ़ना ये अच्छा सब है। आंकड़े सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे सबकी कैरी ट्रेड पे नजर है, येन कैरी ट्रेड पे नजर है, तो फॉर दैट मैटर येन भी 142 तक चला गया था, 145 के ऊपर आपको डॉलर की पैरिटी के साथ नजर आएगा। तो हर जगह थोड़ा, तो ये देखिए 145, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा
हालात सुधर जरूर रहे हैं। कल ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि येन कैरी ट्रेड्स का क्वांटम कितना है। अब ये तो खैर इम्पॉसिबल है पता करना, पर डच बैंक आईएनजी की एक रिपोर्ट है, वो कहती है क्रॉस बॉर्डर येन बोरोइंग 2021 एंड से 742 बिलियन डॉलर्स बढ़ी हैं। अब इसमें यह कहना मुश्किल है कि इसमें कितना शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा आया, और इसमें यह भी कहना इंपॉसिबल है कि कितना इंडिया चैनलाइज हुआ। तो उसका एक आंसर टटोलने के लिए एनएसडीएल का डेटा है, वो सिर्फ इतना बताता है आपको, जो अभी हाल का डेटा आया जून 30 एंडिंग का, कि जापानीज एफपीआई की कस्टडी में कितनी डोमेस्टिक इक्विटी है। वो है आंकड़ा 2 लाख करोड़ का। पर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ऐसे यूएस वालों के पास दरअसल हमारी इक्विटी का 30 लाख करोड़ है। तो बहुत कम एक्सपोजर, उसमें यह भी नहीं पता कि इसमें येन कैरी ट्रेड वाला मामला कितना है। पर ठीक है, जब सेंटिमेंट्स घिरते हैं तो ऐसा ही होता है। हम इंटरलिंक्ड हैं ग्लोबल वर्ल्ड से, तो ये सब इश्यूज आएंगे। खैर बढ़िया झेल लिया हमने 2 दिन। खैर अनट्रेडेबल मार्केट्स हैं, इसकी बार बार चर्चा हुई थी, लेकिन कल सुबह जब चर्चा हो रही थी तो ये बात हुई थी कि ये बाजार इवेंचुअली 24,070 24,100 के जोन्स टेस्ट कर सकता है। हम इवेंचुअली वहीं आके सेटल हुए हैं। तो वीरू से जानते हैं इन लेवल्स की अहमियत और क्या क्या वॉच आउट करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, 24,500 तोड़ने के बाद, 24,330 तोड़ने के बाद ये लेवल 24,100 24,000 टेस्ट होगा, इस बात के पोटेंशियल्स थे। लेकिन कल में हो जाएगा, इस बात का आभास मुझे भी नहीं था। मतलब 350 400 अंक खुलने के बाद शॉर्ट करने की गुंजाइश किसी की थी नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर पे बात करें तो 24,500 24,330 तोड़ने के बाद आपने टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ, जो कि बजट डे का लो था, और डेली चार्ट्स पे आपने छुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्लोजिंग आई। अभी आप और नीरज जी डिस्कशन कर रहे थे क्या ये सेल एंड राइज में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है उसके मार्क, उस पर बातचीत करते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को देखते हैं आशीष। ठीक है, डीआईएस की बाइंग एक थ्रस्ट जनरेट करती थी पहले, लेकिन वो कल थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाई। वो इक्वली मैच कर गए उनकी बाइंग के फिगर को, बट प्राइस डैमेज एफआईज ने किया। उनकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है, और इस बात के मद्देनज़र कि अभी तो सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है। ग्लोबल सेटअप, एफआईज का सेटअप थोड़ा ख़राब है। आप ये देखिए आशीष, कल उनकी तरफ से कैश मार्केट में तो सेलिंग हुई। आपके आंकड़े स्क्रीन पे 10,074 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन अगर आप इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट देखें तो कल उन्होंने इंडेक्स लगभग 24,33 करोड़ का बेचा, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर शॉर्ट किए, यानी 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस होकर कल 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो अभी तो लॉन्ग ट्रिम हो रहा है, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ लॉन्ग ट्रिम हो रहा है, तभी हाल है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बाइंग थी, और मेरे को लगता है कि एक सब्सटेंशियल बाइंग कल एफएमसीजी में थी, और वहीं पे लॉन्ग विजिबल है। बाकी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। अब लेके आइए निफ्टी की प्लेसमेंट। कल 24,200 300 400 500 हर तरफ कॉल राइटिंग थी, हर तरफ कॉल राइटिंग थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली 24,000 पे थोड़ी पुट राइटिंग भी नजर आई। आई मीन रिस्की ट्रेडर्स ने 24,000 की पुट बेची भी। वहाँ देखिए उसका आउटस्टैंडिंग वाई आशीष कितना हो गया, 62 लाख का। दैट्स ह्यूज। और एक कॉल जो सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है आशीष, वो है 24,500। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। पहले लेके आइए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, एक मिडवे और एक फाइनल। वो क्या है? स्पॉट में आशीष 24,210 ये पहली ट्रेजेक्ट्री है कॉल राइटर्स की। 210 अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो ए स्विंग टुवर्ड्स 331 लुक्स पॉसिबल, और 331 के बाद जिस ट्रेजेक्ट्री को हम मेट कर सकते हैं वो है 477 510। अब आप समझ लीजिए 477 क्या है। 477 और 510 कल जब सीरीज का बेस ब्रीच हुआ था तो यही लेवल था। कल जब गैप डाउन हुआ था तो आपने 20 डेमा को सरेंडर किया था, वो यही लेवल था। सो अगर 331 के बाद 24,400 तक चला जाए, और अगर आपके पास लॉन्ग हो, अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जो आप एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, टर्म, अ टिपिकल सेल एंड राइज, अगर कोई ट्रेजेक्ट्री होगी तो वो इसी के क्लोजर होगी, 477 510, क्योंकि अ क्लासिकल जिसे कहते हैं टर्म 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने लास्ट लेवल जो मेंशन किया है वो है 477 510, और इसीलिए कह रहा हूँ
यहां से रिवर्सल डाउन स्विंग का आ सकता है, बट अगर 510 पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग का कोई अंदाजा नहीं होता, कोई मार्क नहीं होता, वो आपको कहीं भी ले आ सकती है। तो ऊपर की तरफ ये लेवल्स है। जिस टर्म का आपने इस्तेमाल किया सनराइज, अगर वो कोई ट्रैजेक्टरी होगी तो वो ये होगी। नाउ अगर बेस अगर 210 331 शुरुआती 1 घंटे में कोलैप्स होता है, अगर कोलैप्स हुआ, फर्स्ट ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई, तो एक बार फिर से 23,960 और 23,830 की ट्रैजेक्टरी को हिट करने के चांसेस काफ़ी हैं। तो ऐसे है निफ्टी की अप्रोच। निफ्टी बैंक, इसने फाइनली कल अपना इंडेक्स एवरेज टू एवरेज चले कल, इसने अपना 50 डे में तोड़ा, तो कल का लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पर भी क्या हुआ, यहां पे 50,000 पे पुट राइटिंग थी, 50,500 पे कॉल राइटिंग थी। लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50,000 पे पुट राइटिंग, 50,500 पे कॉल राइटिंग। लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। वोलेटिलिटी रहेगी, शार्प स्विंग्स होंगे, अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो लेवल्स आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट ट्रैजेक्टरी है निफ्टी बैंक के लिए, वो है करीब करीब 50,300 और 50,510। लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर ये पार होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स, शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 842 और 50,010, ये क्या है? वहां हमने क्या देखा 20, यहां पे 100 से पुल बैक आएगा तो क्या तय करेंगे हम 50 डे मार्क, तो यहां तक का पुल बैक पॉसिबल है। बट अगेन इस ट्रैजेक्टरी पे जाके जज कीजिएगा, नहीं हो रहा तो शॉर्ट एंड राइज काम करेगा, और अगर ये कट गया आगे के लेवल, वो शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगी, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। बट अगर फर्स्ट इंस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ 384 530, तो अगेन अ कोलैप्स इज पॉसिबल। कहां तक? वो बेस 1 मेंशन है, वहां तक की ट्रैजेक्टरी। आशीष, तो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे 20 और 50 क्रिटिकल है आज के लिए। परफेक्ट, ये क्रिटिकल लेवल जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे हैं। चलिए क्विकली हर्षदा जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दो बिग बॉयज के साथ शुरुआत होगी, ओएनजीसी और भारती एयरटेल। ओएनजीसी के केस में नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर है, और एक चीज़ है कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव कम हुए हैं, तो वहाँ से कुछ मदद मिलती हुई दिखाई दी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भले ही 9% घटकर आई हो, 8,938 करोड़ का आंकड़ा, जहाँ पर मार्केट ने अनुमान लगाया था कि 8,373 करोड़ तक स्लिप हो सकता है। रेवेन्यू 2% बढ़ा है, 35,266 करोड़, अनुमान से ये भी बेहतर है। 7% EBITDA में ग्रोथ देखने को मिली, 18,617 करोड़ का ये फिगर है, और मार्जिन्स 52.8% पर आए हैं, जहां पर इस बारी अनुमान था कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 50% के नीचे स्लिप होंगे। तो ये नंबर्स इनफैक्ट अच्छे हैं। दूसरी तरफ भारती एयरटेल, भारती के केस में प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा फार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, 4,160 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया है, 3,620 करोड़ का अनुमान था। लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 2% ही बढ़ पाया है, ये एब्सोल्युटली इन लाइन है 38,500 करोड़ के आसपास। EBITDA में भी 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 19,944 करोड़ पर। मार्जिन्स 51.8% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन 52.2% की थी। तो भारती के केस में थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा फीका क्वार्टर, यानी कि आरपूस 211 रुपए के आसपास कंपनी ने किए हैं डिलीवर। इनफैक्ट यहाँ पर हेक्साकॉम भी मैं साथ में मेंशन करना चाहती हूँ, जहाँ पर मुनाफा, हेक्साकॉम का परफॉर्मेंस भारती के सामने ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा। 511 करोड़ का मुनाफा, 2% से ज्यादा की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है, 1910 करोड़। हालांकि EBITDA पर प्रेशर आया और मार्जिन्स भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। आज इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करना कि टाटा केमिकल्स पर मार्केट का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि टाटा केमिकल्स के केस में मुनाफा 67% घटकर आया है 190 करोड़ पर। रेवेन्यू में 10% की गिरावट आई है, 3789 करोड़ का ये फिगर है। EBITDA 45% घटा, और मार्जिन्स जो 24-24.5% के थे घटकर 15% पर आ गए। तो वैसे देखें तो नंबर्स काफी पेनफुल दिखाई दे रहे हैं। BEML का लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, 70 करोड़ के आसपास आया। पिछले साल इस क्वार्टर में करीब 75 करोड़ का था। रेवेन्यू में करीब 10% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिले, 634 करोड़ का ये फिगर है। तो इम्प्रूवमेंट है नंबर्स में। दीपक नाइट्राइट, ये परफॉर्मेंस अच्छा है, 35% का इजाफा, मुनाफे में 202 करोड़ का मुनाफा आया है। रेवेन्यू 22% बढ़कर 2,167 करोड़ के आसपास आता हुआ। 47% की ग्रोथ कंपनी के EBITDA में है, 309 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है, और मार्जिन्स
एक्सपैंड हुए, 12% से बढ़कर 14% पर आए हैं। तो दीपक नाइट्राइट का अच्छा परफॉर्मेंस। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। यहाँ पर श्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। मदरसन सुमी वायरिंग आज रेडार पर रहेगा, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। तो ऐसी कई कंपनियां जहां पर नतीजे अच्छे हैं। खराब नतीजों में सिरमा एसजीएस, और सिरमा में स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत टाउटेड स्टॉक रहा है पीएमएस स्कीम्स में, कई रिटेल निवेशकों के हाथ में है और वहां पर परफॉर्मेंस Q1 में अच्छा नहीं है। जेएसएफसी का भी परफॉर्मेंस इनफैक्ट थोड़ा सा खराब ही है। तो ये नंबर्स की बात हुई। एस्टर डीएम के सीईओ नितिन शेट्टी ने रिजाइन कर दिया है, तो वो एक सेटबैक है कंपनी के लिए। लुपिन को एक शोकॉज नोटिस मिला है महाराष्ट्र जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से, 672 करोड़ वसूलना चाहते हैं। और बायोकॉन को एक एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है इनके वाइजैक एपीआई फैसिलिटी के लिए, वो स्टॉक भी आज फोकस में। जो EIR कहता है वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि अपने खुद ही दिक्कतों को सुलझा लो। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। पहले मंगलवार का दिन, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी, 3 दिन की आरबीआई की MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू होगी। थर्सडे सुबह आउटकम आएगा। कल इस पे अपन डिस्कशन कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हालांकि एक लार्जली एक्सपेक्टेड है कि एक कुछ भी बदलेगा नहीं, ना स्टैंड बदलेगा ना दरों में छेड़छाड़ होगा, पर क्या पता बदलती परिस्थितियों के चलते ब्लिंक कर जाए आरबीआई। निफ्टी के रिजल्ट्स आज कोई नहीं है, लेकिन वायदा की 12 कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। बाटा इंडिया, बॉश, चंबल, कमिंस, गुजरात गैस, ल्यूपिन, PFC, PI इंडस्ट्री, श्री सीमेंट, टाटा पावर, टीवीएस मोटर और वेदांता। ये वायदा के हैं। कैश की तो और भी लंबी लिस्ट है, छोड़ देते हैं उसको। सिंफनी की आज बोर्ड मीट है बायबैक प्रपोजल पे विचार करने के लिए। कुछ एक्स डिविडेंड स्क्रीन पर आएंगे। इंपॉर्टेंट ग्रासिम है, 10 रुपए का एडजस्टमेंट होना है, बाकी ठीक है, नॉन निफ्टी है। ऑस्ट्रेलिया के ब्याज दरों का फैसला आज सुबह आ जाएगा और यूएस की ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स और रेड बुक आएगी आज शाम को। आज एक लिस्टिंग है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, 679 रुपीज का इशू प्राइस यानी कि प्राइस बैंड के अपर एंड पे, और बढ़िया 63-64 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। आज लकीली इनके लिए दिन भी ठीक है। 2 IPOs खुलने, ब्रेन बीज सॉल्यूशंस यानी कि जो कंपनी फर्स्ट क्राई चलाती है, आज खुलेगा। थर्सडे को बंद होगा। 440 से 465 रुपए का प्राइस बैंड, 4200 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। एक छोटा IPO है यूनी कॉमर्स सॉल्यूशंस का, ये भी थर्सडे को बंद होगा। आज खुल रहा है 102 से 108 रुपए का प्राइस बैंड और 276 करोड़ मोबिलाइज करने हैं। पार्लियामेंट पे नजर रखिएगा। एक तो फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर शायद बांग्लादेश की सिचुएशन पे आज एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दें, और दूसरी तरफ आज हो सकता है लोकसभा में फाइनेंस बिल पारित कराने के लिए आ सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होगा। क्विकली कमोडिटीज के साथ छोड़ रहा हूं स्ट्रैटेजीज। कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं चांदी के सितंबर वायदा में खरीदारी करी जा सकती है 78,700 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल के अगस्त वायदा में खरीदारी करने के मौके 6,080 का लगाइए। SL गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।